हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ एंड मोमेंटम। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स हमारे पास आसपास में जो भी कुछ हो रहा है उसके ऑब्जर्वेशन के बेस पे बनी है, और इवन पूरी साइंस बनी है ऑब्जर्वेशन के बेस पे। तो न्यूटन सेकंड लॉ भी हमें आता है। हम ये बस सीखेंगे कैसे कि उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करें और उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये हम आज इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो बेटा, ये हमारी जो अभी हम कवर कर रहे हैं ये है डायनेमिक्स। क्या? डायनेमिक्स। देखो, मैकेनिक्स में जो फिजिक्स का जो मैकेनिक्स का पोर्शन है उसमें आपके मेनली दो सेक्शन है। एक तो काइनेमेटिक्स और दूसरी डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिक्स में आपकी मोशन कैसे हो रही है, मतलब मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे आ रहा है, मोशन की वजह से ना आपकी डिस्टेंस कवर्ड कितनी है पार्टिकल की या ऑब्जेक्ट की या सिस्टम की ना, और उसके साथ में आपका एक्सलेरेशन क्या है, कैसे वेरी कर रहा है, या एक्सलेरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, वेलोसिटी कितनी कांस्टेंट मतलब या कांस्टेंट है, टाइम के साथ में वेरिएशन क्या क्या आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हम काइनेमेटिक्स में पढ़ा हमने, राइट। डायनेमिक्स में, लेकिन काइनेमेटिक्स में हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, क्या? कि मोशन का जो कोज है वो हमने काइनेमेटिक्स में कवर नहीं किया था। ये जो पोर्शन है, मतलब कौन सा, कि कोज, किस कोज की वजह से मोशन मतलब प्रोड्यूस हुई है ना, मोशन आपकी मतलब हो रही है, वो आपका कोज जो है वो किस में पढ़ते हैं हम? वो डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। मतलब कोज क्या हो गया? ऑब्वियसली फोर्स है सर। फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, मोमेंटम है ना, ये सब चीज़ें किस में आती है? कोज में आती है, राइट। तो हम ये कोज में मतलब डायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं, और आपकी डायनेमिक्स जो है वो न्यूटन्स लॉ से शुरू होती है, राइट। तो फिर से शुरू कर लेते हैं क्या, कि भाई कैसे फिजिक्स हमारी जो मतलब न्यूटन्स लॉ, मैंने लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि भाई न्यूटन्स लॉ तो छोटे से बच्चे को भी आता है, आपको भी बचपन से आते हैं, है ना। हाँ, तो चलो वहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये देखो, एक छोटा बच्चा है जो क्या कर रहा है? बॉल को थ्रो कर रहा है। आप समझो कि आपने कभी बच्चों के साथ खेले हैं? खेलते ही होंगे ऑब्वियसली, आपके छोटे भाई बहन होंगे, उनके साथ में खेल रहे होंगे कभी ना, खेलते होंगे। तो बॉल से कभी खेले हैं? जैसे बॉल थ्रो करके, कैच करके, है ना, बचपन में हम खेलते आए हैं ये सब गेम। तो आप एक छोटे बच्चे के साथ में क्या करेंगे? अगर सपोज कि आप नज़दीक खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, बच्चा यहाँ पर है, ठीक है, तो आप उसको बोल दो कि हाँ थ्रो दी बॉल। तो क्या करेगा बच्चा? बच्चा धीरे से ऐसे फेंकेगा, है ना, या ऐसे फेंकेगा धीरे से, ऐसे ही करेगा ना, क्योंकि आप नज़दीक खड़े हो। तो मतलब बच्चा क्या कर रहा है? धीरे से बॉल को फेंक रहा है। अब आपने क्या किया कि बच्चे से फासला बढ़ा लिया, डिस्टेंस जो है आपकी थी वो बढ़ गई, और फिर आपने कहा बच्चे से कि अब बॉल को फेंको मेरी तरफ, थ्रो दी बॉल। तो क्या करेगा बच्चा? बच्चे का अब एक्शन नोट करना, कैसे? देखो, बच्चा पहले ऐसे फेंक रहा था, ये है ना, या फिर ऐसे सिंपली। अब क्या कर रहा है बच्चा? अब ये बच्चा ऐसे ताकत लगा के फेंक रहा है ना, कैसे? पावर, उसने पावर यूज की, फोर्स यूज किया, या फिर उसने ऐसे ऐसे करके फेंका उसने जोर से। तो मतलब उसके एक्शन जो देखोगे तो आपको बॉडी लैंग्वेज से समझ में आएगा कि अब वो फोर्स यूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, डिस्टेंस बढ़ गई है, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए मुझे बॉल को क्या देना पड़ेगा? एक्सलेरेशन देना पड़ेगा, ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। एक्सलेरेशन देने का मतलब क्या हो गया? कि ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। नहीं, बच्चा ऐसे एनालाइज नहीं करता है, मैं ये नहीं कर रहा कि बच्चा ऐसे एनालाइज कर लेता है, लेकिन क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि भाई ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। मैं ये बात कह रहा हूँ, और वही क्या है? वही आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। क्या? कि भी किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स जितना आएगा उससे आपका क्या होगा? एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सलेरेशन बॉडी में आएगा, राइट। ये न्यूटन सेकंड लॉ है बेटा। तो वही तो अभी बहुत जगह मिलता है, मतलब आपके इसके मतलब केवल बच्चे का ही नहीं, बच्चे का तो हमने इसलिए एग्जाम्पल लिया कि आपको समझ में आए कि हाँ, छोटे बच्चे भी, मतलब हम भी बचपन से इसको समझते हैं, राइट। तो इसलिए हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पर भी फोर्स का एप्लीकेशन आ रही है, जहाँ पर भी फोर्स यूज हो रहा है और मूवमेंट है, तो वहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ लग रहा है। सिंपल सी बात है। देखो, ये बच्चा आराम से फेंक रहा है, यहाँ पर देखो इसके एक्शन देखो, बिल्कुल ये दूसरे बच्चे को ये कैच करने के लिए है, तो दूर है ना, थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो उसने पावर लगा के फेंका है, फोर्स लगा के फेंका है, राइट। तो यही चीज़ है बेटा। अगर हम फिजिक्स को हमारी जो डेली रूटीन लाइफ में चीज़ें हो रही है उनसे हम जोड़ के चलेंगे, उसमें हम फिजिक्स को ढूंढेंगे, देखेंगे कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है, तो हमें फिजिक्स बिल्कुल आसान लगने लगेगी।
बस हमें आती पहले से ही है, क्योंकि साइंस नेचर से निकली है। नेचर से हमने क्या किया है, नेचर को समझ के साइंस बनाई है ना। साइंस के रूल्स है, जो भी लॉज हैं, है ना, साइंस की जो एप्लीकेशन, मतलब सब नेचर से समझ के बनाई हमने, राइट। तो क्या हो रहा है, हमें उसको समझना है और फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना है, राइट। ये चीज़ है। तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम समझेंगे न्यूटन सेकंड लॉ को समझने के लिए मोमेंटम को समझेंगे। सबसे पहले मोमेंटम को समझेंगे, और फिर मोमेंटम और फोर्स दोनों में कोई रिलेशनशिप है क्या, किसी तरह की कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है क्या, उस पर हम डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे उसको समझने के लिए कि वास्तव में ऐसा कुछ होता है क्या, कि फोर्स मोमेंटम वगैरह, जो मोमेंटम हो गया उसके साथ में आपका फोर्स चेंज हो रहा है क्या, इस चीज़ के हम एग्जाम्पल्स लेंगे, राइट। और फिर हम न्यूटन्स के सेकंड लॉ को और डिटेल में समझेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा आज का लेक्चर प्लान। तो मोमेंटम को बताओ कैसे आपने पढ़ा हुआ है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। मोमेंटम को कैसे हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, पी से हम इसको डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, P = mv, राइट। तो P आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, P आप एक तो m पर डिपेंड कर रहा है, मतलब जो मोमेंटम हो गया वो m पर डिपेंड कर रहा है, एक v पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, मोमेंटम वैसे उसका मतलब क्या है ये भी हम समझेंगे इसमें। कैसे मोमेंटम, कैसे जब कोई भी बॉडी मूव करती है, राइट, क्या करती है, मूव करती है, तो उसको मूव करने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो मोमेंटम से कैसे रिलेट करता है, ये चीज़ हमें समझ में आएगी। मोमेंटम होता क्या है, मतलब एक फोर्स की कैसे मतलब मोमेंटम बनता कैसे, मोमेंटम किसी भी बॉडी में आता कैसे है, फोर्स की वजह से आता है ना, ये चीज़। हाँ, लेकिन अभी मैं डिस्क्लोज मतलब उसको वो नहीं कर रहा हूँ, कैसे जुड़ा हुआ है फोर्स से, वो चीज़ हम आज के लेक्चर में समझेंगे। अब देखो, अगर हम मोमेंटम को चेंज करें तो हमारी बॉडी में जो फोर्स है, हम जो बॉडी या पार्टिकल या सिस्टम कोई भी जो मूवमेंट में है, अगर उस मूवमेंट में कोई फ़र्क पड़ता है क्या, मतलब मोमेंटम को चेंज अगर हम करें, मतलब मोमेंटम को चेंज हम कैसे कर सकते हैं, इधर बाई चेंजिंग m और v, इन दोनों में से कोई किसी को भी चेंज करेंगे मोमेंटम आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना। हाँ, तो क्या होगा कि जो फोर्स बॉडी पर अप्लाई हो रहा है, जो नेट फोर्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट नेट फोर्स बॉडी पर, जो भी ना किस डायरेक्शन में, आपकी मूवमेंट की डायरेक्शन में नेट फोर्स, अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है क्या, अगर ऐसा कुछ है तो वो एक बार समझेंगे कि हाँ किस तरह से ये डिफरेंस आता है आपका मोमेंटम पर। मतलब मोमेंटम इंक्रीज हो रहा था, फोर्स हमारा जो अप्लाइड फोर्स है या फोर्स हमें जो अप्लाई करना पड़ रहा है वो हमें इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे ये, हम रिलेशनशिप कैसे समझेंगे कि हम P को चेंज करके समझेंगे, इसकी P की वैल्यू को चेंज करेंगे। और P की वैल्यू को चेंज कैसे कर सकते हैं, बाई चेंजिंग m, पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट, by changing m, right, और सेकेंड by changing v। अच्छा, v को कैसे चेंज कर सकते हैं, v तो एक आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको तो हम दो मेथड से चेंज कर सकते हैं। कैसे बताओ, वेक्टर क्वांटिटी में एक तो मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं और दूसरा उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, राइट। हाँ, तो v को कैसे चेंज करेंगे, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करके, मैग्नीट्यूड, और दूसरे या डायरेक्शन चेंज करके, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हाँ, इट मीन्स वी कैन चेंज मोमेंटम बाय 3 मेथड्स। कैसे, बाय चेंजिंग m, इधर बाय चेंजिंग m और changing v, and we can change v by 2 methods, one by magnitude and second one by direction। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो देखते हैं, चलो समझते हैं इसको कि कैसे चेंज इन मोमेंटम से फोर्स में क्या चेंज आ रहा है, राइट। फोर्स हमें मतलब ज़्यादा लगाना पड़ रहा है या कम लगाना पड़ रहा है, उसको समझते हैं। तो बेटा ये सिंपल से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि एक तो हमने m को चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों का मास, एक का मास, ये कार ले लिया हमने ना, कितनी सुंदर कार है, हैं? कार अच्छी है, बिल्कुल, आपको भी मिल सकती है। कैसे मिलेगी, सिंपल सी बात है बेटा। हाँ, आप समझ गए होंगे, बिल्कुल, जब आप मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे,
लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे तो उसके रिटर्न में आपको क्या होगा, आपकी इनकम होगी और उससे आप कार खरीद सकते हैं। इतनी अच्छी कार है। तो चलो अब बैक टू द पॉइंट। कार जो है, कार का मास हमारा m है और इसका जो ट्रक है हमने जो लिया जिसका मास 5m 5 टाइम्स है, इसके कार से 5 टाइम्स है। तो इनिशियली दोनों क्या थे, इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 पर दोनों रेस्ट में थे। फिर हमने क्या किया, इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया और हमने t इक्वल टू 5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी v हो गई ट्रक की, और हमने कार के भी वेलोसिटी v कर दी t इक्वल टू 5 सेकेंड पर। तो अब बताओ मुझे, दोनों के वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड, दोनों की वेलोसिटी v हो गई। तो हमने v में, तो मतलब जो उतना चेंज हम v में कर रहे हैं उतना ही इसमें इसके वेलोसिटी में चेंज कर रहे हैं, उतना ही इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, राइट। तो v में तो हम मतलब ऑलमोस्ट हम क्या रखते हैं, v को तो कांस्टेंट रख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो चेंज कहाँ पर है, हमारा फोर्स में चेंज है, सॉरी मास में चेंज है। तो मास में अब हम देख लेते हैं कि भाई अगर इसका जो ट्रक का मोमेंटम है वो डेल p से चेंज हुआ है और डेल p1 मान लेते हैं उसको, लेट अस अज्यूम इट इज डेल p1 एंड लेट अस अज्यूम दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार इज डेल p2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको, देख लेते हैं कि भाई दोनों में चेंज बराबर आया है, कम ज़्यादा आया है। तो डेल p1 इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, p1 कितना है बेटा, p1 5m इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया। ऐसे ही p2 आपका, क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सो p2 भी 0 हो गया, राइट। तो इनिशियल तो 0 हो गया। p जो फाइनल कह सकते, p1 फाइनल या p1 डैश कह लो, वो क्या हो गया आपका, वो मास, इसका मास कितना है 5m। अच्छा डेल p कैसे निकालते हो उससे पहले, सर बिल्कुल p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो फाइनल इसका कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 5m इंटू वेलोसिटी, v की वेलोसिटी v, इनिशियल कितना था 0, सो 5mv माइनस 0, सो डेल p1 आपका आ गया कितना 5mv। डेल p2 ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे, mv माइनस 0, सो इट इज mv। सो ऑब्वियसली डेल p1 इज ग्रेटर देन डेल p2। कुछ खास किया बेटा मैंने, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन की है। एक एग्जांपल लिया इसको समझने के लिए कि हाँ अगर हम m को अलग अलग रखते हैं तो मोमेंटम में चेंज आता है, बिल्कुल चेंज आ रहा है ना। मोमेंटम दोनों का, उसका अगर सेम वेलोसिटी हो जाती है दोनों की, दोनों बॉडीज़ की, मतलब एक इसकी कार की और इसके ट्रक की, तो क्या होगा भाई, दोनों का मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अलग अलग हो गया। क्लियर है ना। अब क्या हमने फोर्स कैसे लगाया है, फोर्स इस पर ज़्यादा लगाया है या इस पर ज़्यादा लगाया है, टाइम सेम लिया है हमने, देखो ध्यान रखो, टाइम हमने सेम लिया है, वेलोसिटी हमने सेम की है, तो फोर्स किस पर ज़्यादा लगा, ऑब्वियसली सर इस ट्रक को पुश करने के लिए फोर्स ज़्यादा लगेगा ना। और वो फोर्स कहाँ से आ रहा है, ट्रक के इंजन से आ रहा है बेटा। नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स किसकी, v की डायरेक्शन में नहीं है ना, उसी डायरेक्शन में है। तो इंजन का, इसका जो ट्रक पर जो फोर्स लगेगा ऑब्वियसली क्या है F1, सपोज दैट इज F1, और जो कार पर जो फोर्स लगा उसके इंजन की वजह से नेट फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में, वो क्या है, सपोज F2 है। सो क्या हो गया रिलेशनशिप दोनों में, F1 इज ग्रेटर देन F2। और ये क्या हुआ, मतलब जो चेंज इन मोमेंटम अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो क्या होगा, फोर्स भी हमें ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। देखो डेल P ज़्यादा है, यहाँ पर भी डेल F1 इज मोर देन F2। सो दैट मीन्स, सिंपली मीन्स कि अगर आपको चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होता है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, नेट फोर्स ज़्यादा होना चाहिए। और इसका मतलब हो गया कि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, किसमें, चेंज इन मोमेंटम और F में, एंड दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू डेल P। क्लियर हुई बात, कोई खास बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है ना। तो जैसे मतलब अगर हम मोमेंटम में ज़्यादा चेंज करना चाह रहे हैं तो हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई हमारा जो मोमेंटम में अगर चेंज आता है तो वो अगर ज़्यादा इंक्रीज करना है, हमें मोमेंटम ज़्यादा चेंज करना है तो हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा ना। और अगर कम करना है तो फोर्स कम अप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कार के केस में है। ओके, और समझ लेते हैं इसको। ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में समझा हमने, हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी इसको समझ लेते हैं। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में भी ये बात ट्रू है, ठीक है। तो हाँ, इसके लिए हमने एक एग्जांपल और ले लिया। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बच्चा है
जो कि बॉल को कैच कर रहा है। जो बॉल हमने किसी हाइट एच हाइट की जो भी कोई बिल्डिंग है उससे, उसकी किससे, आपकी छत से गिरा दी नीचे, राइट, ड्रॉप कर दी, जस्ट ड्रॉप की हमने। तो ये बॉल का मास m है, इस बॉल का मास 2m है। क्योंकि हम किसके पर वेरिएशन देख रहे हैं, पहले हम m में वेरिएशन मतलब m में चेंज करके हम क्या कर रहे हैं, p में चेंज कर रहे हैं, मोमेंटम में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पहले वाला ये समझ रहे हैं, और उसकी वजह से क्या फोर्स में चेंज आ रहा है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो ये बच्चा m मास की बॉल को कैच करता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, इसमें h हाइट है, सेम हाइट है, यहाँ से m मास की बॉल जो नीचे ड्रॉप करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, ऑब्वियसली सर 2gh होगी। मास पे डिपेंड नहीं करेगी ना वेलोसिटी, क्यों, क्योंकि फ्री फॉल का केस है जी। हमने फ्री फॉल, अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को ठीक से नहीं देखा है फ्री फॉल वाले को, तो बेटा एक बार जाके चेक कर लो वीडियो, आपको सारे जो इसके फंडामेंटल्स हैं फ्री फॉल मोशन के वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे मास पे डिपेंड करती नहीं वेलोसिटी आपकी, यहाँ पर आने पर क्या होगी, v हो जाएगी। इस केस में भी 2m मास की बॉल है तो यहाँ पर वेलोसिटी v होगी। यानी यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम कितना आया, यहाँ इनिशियली 0 था, फाइनल वेलोसिटी v और मास इसका m। सो डेल p2, उसको हमने p2 केस मतलब केस 2 ले लिया, डेल p2 इजकल टू mv। सही है, कोई आपत्ति नहीं, इसमें क्या आपत्ति होगी सर, है ना। हाँ, ये आपका ऑब्वियसली h हाइट से ही गिरा है, यानी वेलोसिटी फाइनल क्या होगी, 2gh ही होगी, v होगी। अगर इसकी वेलोसिटी v है बेटा, ये vi है, तो ये भी आपकी v वाले वेलोसिटी आएगी यहाँ पर बॉल को जो कैच कर रहा है बच्चा। तो यहाँ पर डेल p1 कितना आया बताओ, इनिशियल तो 0 था चेंज इन मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है, 2m है, सो इट इज 2m और वेलोसिटी v होगी। सो डेल p1 आपका 2mv आ गया, डेल p2 आपका mv आ गया। ऑब्वियसली डेल p1 इज ग्रेटर देन डेल p2, बिल्कुल साफ साफ रिलेशनशिप आ रही है। अब मुझे एक चीज़ और बताओ कि बच्चा जब m मास की जो बॉल है इसको कैच करता है, राइट, इसको पकड़ता है कैच करके, और दूसरी तरफ टू एम मास की बॉल को कैच करता है और दूसरी तरफ m मास की बॉल को कैच करता है, राइट। तो कौन से केस में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बड़ा टफ सवाल पूछ लिया सर ने तो, है हाँ, सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा ना, कोई बच्चा बताएगा कि सर जब भारी चीज़ को कैच करेगा बच्चा तो उस केस में उसको फोर्स, अपने हाथों पर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर ये तो आप सही बात नहीं कर रहे, तो एक बार जो बड़ी सी बॉल को, बड़े पत्थर को नहीं करना ना, हाँ चोट लग सकती है, ध्यान से, मतलब एक बड़ी भारी बॉल को और एक छोटी बॉल को, दोनों को, एक टेनिस बॉल ले लो और एक आपकी मतलब फुटबॉल ले लो, या फिर मतलब जैसे क्रिकेट बॉल ले लो, क्रिकेट बॉल भारी होती है, टेनिस बॉल हल्की होती है। तो आप टेनिस बॉल को एक बार ऊपर छत से कैच करने की कोशिश करो, और एक बार आप जो क्रिकेट बॉल होती है उसको करो, कौन सी, आपकी जो कॉर्क बॉल होती है या फिर लेदर वाली जो बॉल होती है क्रिकेट की, उसको कैच करने की कोशिश करो। तो आपको अंतर खुद समझ में आ जाएगा कि क्रिकेट की बॉल को आप जब कैच करेंगे तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, आपके हाथों पे चोट ज़्यादा होगी। लेकिन बॉल को कैच करना भी एक आर्ट है ना, वो हम समझेंगे, अभी उस पर भी आएंगे हम कि बॉल को कैसे कैच करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया हमें। तो ऑब्वियसली इसने जो फोर्स लगाया वो आपका F1 इज ग्रेटर देन F2। सिंपल वही रिलेशनशिप आ रहा है। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट को देख रहे हैं या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देख रहे हैं, रिलेशनशिप सेम आ रहा है। मतलब फोर्स मतलब आपका जो इसमें मोमेंटम में चेंज ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। यानी कि F और डेल P के बीच में कैसे रिलेशनशिप आ रही है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आ रही है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है ना, सिंपल है ना। हाँ, मतलब F इज इंक्रीजिंग, इफ F इज इंक्रीजिंग, F is increasing, then del P is also increasing. If F is decreasing, F is lesser, del P will be lesser. ठीक है, सिंपल पॉजिटिव रिलेशनशिप है, कोई डाउट इसमें बेटा। वैसे भी है, देखो ना आप, अगर आपका एक जो फ्रेंड है, कोई भी एग्जांपल समझ लो, जो अच्छा है, मजबूत है ना, थोड़ा सा हेल्दी है, जिम विम अच्छे से किया है, खाए पिए अच्छे से है, तो अगर आप उसको पुश करके देखो, और एक बेचारा थोड़ा सा हल्का है, उसको पुश करके देखो, कौन से को पुश करने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली भारी वाले को। बस उसको पुश करके थोड़ा धक्का दिया, उसको यहाँ तक भेजा आगे तक ना, इतना, और उतनी ही ताकत में, उससे कम आधी या 1/4 ताकत में मतलब पावर लगाओगे, जो फोर्स लगाओगे, फोर्स अप्लाई करोगे, तो जो छोटा हल्का बच्चा है वो आपका उधर चला जाएगा।
ठीक है ना, हाँ मूव हो जाएगा। तो ये सिंपल है, बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं है। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हमें समझ में आ गई है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम m को कांस्टेंट रखते हैं और v में चेंज करके हम क्या करते हैं, मोमेंटम को चेंज करते हैं, तो फिर फोर्स पे कोई फर्क आता है क्या? बिल्कुल आएगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो चलो फिर भी इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। ये हमने ट्रक लिया और इसकी इनिशियल वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 0 पर 0 है। दूसरा ट्रक भी हमने लिया, इसके भी क्या हुआ, सेम ट्रक है, मतलब सेम मास का वही ट्रक है, तो उसमें क्या हुआ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है आपकी, राइट। अब क्या हुआ कि 5 सेकंड में हमने इसको एक्सेलरेट ज़्यादा किया और 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी आपकी v हो गई, मतलब इसकी क्या, मतलब 10 मीटर पर सेकंड हो गई और इसकी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। क्या किया, 5 सेकंड में हमने इसकी वेलोसिटी को ज़्यादा इंक्रीज किया, इसकी वेलोसिटी को कम इंक्रीज किया, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इस पर जो एक्सेलरेशन है, मतलब फोर्स लगाया हमने, एक्सेलरेट कम किया इसको, तभी तो वेलोसिटी उतने टाइम में क्या हुई, कम इंक्रीज हुई और इस टाइम में बढ़ गई। तो देखें कौन से में ज़्यादा, हम ये तो समझ में आ गया ना, बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, उसको एक्सेलरेट कम किया है, उसको ज़्यादा, क्योंकि तभी तो स्पीड बढ़ी है ना। अरे भाई आप बाइक को भी करते हो, बाइक चलाते हो ना, हाँ बाइक को करते हो, तो क्या होता है, आपने आपके जो एक्सेलेटर है, मतलब उसको अच्छे से घुमाया तो क्या होगा, रेस अच्छे से दी तो बाइक तेज़ दौड़ेगी, सेम बाइक है, और उसको कम घुमाया तो आपने कम। एक्सेलेटर घुमाने का मतलब क्या हो गया कि इंजन ने फोर्स ज़्यादा घुमाया तो मतलब ज़्यादा फोर्स दिया इंजन ने, और कम घुमाया तो आपको कम फोर्स दिया, सिंपल सी बात है, वही चीज़ है। तो मोमेंटम कितना हुआ, कितना चेंज हुआ, इनिशियल तो दोनों का 0 था और फाइनली इसका कितना है, m मास, इसका 5m मास है, हाँ तो ठीक है, ये आपका हो गया m मास ले लेते हैं, m ले लेते हैं अभी तो ना, हाँ चलो। तो इसमें डेल P1 कितना आ जाएगा, डेल P1 हो जाएगा m इंटू वी, v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, सेम टाइम में लिया है हमने, सो 10m, ये आपका हो गया डेल P1। डेल P2 कितना आएगा बेटा, ये v5 है, m तो सेम ही है, सो 5m आ गया, यानी डेल P1 इज ग्रेटर देन डेल P2। सिंपल है ना। और फोर्स कैसे लग रहा है, ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा लग रहा है फोर्स, F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी कि डेल P किसी भी तरीके से इंक्रीज हो ना, कैसे भी चेंज हो, इधर बाई चेंजिंग इन m और इधर बाई चेंजिंग इन v, आपका जो फोर्स है उसी हिसाब से वेरी करता है। सिंपल सी बात समझ में आ गई हमें, क्लियर है ना। तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं बचा कि सर अगर हम f को इंक्रीज करेंगे तो हमारा डेल P क्या होगा, इंक्रीज होगा। डेल P कैसे भी इंक्रीज होगा, चाहे तो उसके मास में चेंज होकर या फिर आप उसके किस में, वेलोसिटी में चेंज होकर, राइट। अगर f को डिक्रीज करेंगे तो डेल P सर चेंज होगा, कैसे, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक बन गया, अब हमारे पास तैयार हो गया। मतलब हमें मोमेंटम में अगर हम चेंज करते हैं तो हमें अप्लाइड फोर्स में, नेट फोर्स में चेंज करना पड़ेगा। कोई डाउट है इसमें, बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके, अब देखो और थोड़ा समझ लेते हैं इसको। हमने एक बुलेट लिए है ना, बुलेट्स फायर की, सच में नहीं करना है ना, हाँ बदमाशी नहीं करनी है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। तो हमने क्या किया कि v वेलोसिटी, सपोज ये जो बुलेट है ये हमारी m मास की बुलेट v वेलोसिटी से हमने फायर की, इसको किस पर फायर किया, ब्लॉक पर फायर किया, वुडन ब्लॉक पर फायर किया। तो ये फर्स्ट केस हो गया इसमें। और दूसरा केस क्या हो गया कि हमने इसको सेम बुलेट का, वही m मास की बुलेट है, दूसरी पिस्टल से फायर की और इसको वेलोसिटी 2v दी हमने। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने इनिशियल मोमेंटम इसको mv दिया, इसको 2mv दिया, m इंटू 2v, 2mv हो गया, और फाइनल मोमेंटम 0 यहाँ पर भी, और ये भी 0 हो गया फाइनल मोमेंटम। तो अब मुझे बताओ मोमेंटम कितना चेंज हुआ इसमें, आपका mv चेंज हुआ, इसमें कितना चेंज हुआ, 2mv चेंज हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ सिंपल सा लॉजिक है, आपकी ये वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी m मास की है बुलेट, उसकी वेलोसिटी v है और इसकी 2v है, किसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, सोचो। 2v वेलोसिटी को रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है ना। अगर कोई इसका एग्जांपल वैसे लेना हो तो आपको क्या करना है, सपोज कि आपका एक फ्रेंड है जो साइकिल चला रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, ठीक है, उसको आपने रस्सी से बांध दिया, अब वो दौड़ के आ रहा है वहाँ से, और रस्सी लंबी है, मतलब काफ़ी मान सकते हैं लंबी है,
तो उसने अब वेलोसिटी v वेलोसिटी से आया और आपने उसको साइकिल को ऐसे फोर्स लगा के रोका, तो क्या होगा, भाई रुक जाएगा, फोर्स लगाया आपने कुछ। अब वो 2v वेलोसिटी से आ रहा है साइकिल से, और फिर उसने आपको साइकिल से उसको रोका रस्सी से बांध के ऐसे टाई करके, क्या होगा, हाँ हो सकता है कि आप उसको नहीं रोक पाए क्योंकि उसमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा आपको, राइट। या फिर रोक भी पाए तो आप हो सकता है यहाँ से 4 कदम आगे जाके रोक पाए उसको, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा है उसी मास की तो हमें रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और इसमें यही वो चीज़ हो रही है। ये देखो इतनी x2 डिस्टेंस, ये इतनी जरा सी डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है, और ये इसके मतलब ज़्यादा डिस्टेंस है x1 जो आपकी, ठीक है। तो हमें सिंपल सी बात समझ में आ गई कि अगर वेलोसिटी भी अगर इस तरह से बढ़ रही, मतलब चेंज इन मोमेंटम इस केस में ज़्यादा है ना, तो फोर्स भी इस केस में ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसको और थोड़ा समझ लेते हैं। अब हमने वुडन ब्लॉक की जगह क्या ले लिया, हमने कॉन्क्रीट ब्लॉक ले लिया। कॉन्क्रीट ब्लॉक को इसने 2v वेलोसिटी की बुलेट ने इसको पियर्स कर दिया, और कंक्रीट का क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स तो ज़्यादा होगा कंक्रीट का वुडन से, तो क्या करेगी भाई, जो पियर्सिंग डिस्टेंस होगी वो आपकी कम हो जाएगी। यहाँ पर पियर्सिंग डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम हो जाएगी। दैट मीन्स कि जब फोर्स ज़्यादा होगा तो वो चेंज इन मोमेंटम आपका जल्दी हो गया, तो फोर्स यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा लगा दिया, ठीक है बेटा। बिल्कुल समझ में आ रही है ना बात कि चेंज इन मोमेंटम के साथ में ही आपके फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। वेरी गुड, वही रिलेशनशिप आ रहा है, जिसमें चेंज ज़्यादा उसमें फोर्स ज़्यादा, यानी कि वही आपका डेल पी बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आपका एफ भी इंक्रीज हो रहा है। सिंपल सी बात है, समझ गए हम। अच्छा, अब क्या काम करते हैं हम, क्या अब एक और चीज़ चेंज कर लेते हैं। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई है क्या, कि भाई हम अगर डेल पी को चेंज करें तो हमारा एफ भी चेंज होता है। अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्या एफ को कांस्टेंट रख के और हमारा चेंज इन मोमेंटम भी कांस्टेंट हो सकता है? सोचो, हाँ उल्टा भी पॉसिबल है, ऐसा है क्या? चलो अभी चेक कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, देखो अभी हमने ट्रक को एफ फोर्स लगाया और कार को भी एफ फोर्स लगा दिया। अब हमने लिया था कि भाई इसका जो मास है वो m है और इसका क्या है 5m है, राइट, क्लियर है ना। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो चेंज इनिशियल मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम 0 है, इसका इनिशियल मोमेंटम इसका भी 0 है, तो क्या होगा, इतनी सी बात है, फाइनल मोमेंटम चेंज कर लेंगे। तो हमने देखा कि t 5 सेकेंड में जब हमने सेम फोर्स लिया है ना, एफ फोर्स हमने इस पर अप्लाई किया, मतलब उतना ही एक्सलरेट, मतलब ये हमारे पास में मेजर करने का कोई सपोज कोई रहा, हमारे पास में क्या है, इंस्ट्रूमेंट जिससे हम सीधा फोर्स भी मेजर कर सकते हैं, राइट। हाँ, जो हमारे ट्रक में भी है और हमारी कार में भी है। तो हमने देखा कि भाई हाँ, सेम फोर्स एफ इस पे अप्लाई किया, सेम फोर्स एफ इस पे अप्लाई किया, और 5 सेकंड बाद में हमने दोनों की स्पीड चेक की, तो ट्रक की स्पीड तो निकली 5 मीटर पर सेकंड, और जबकि कार कहाँ पर पहुँच गई, 25 मीटर पर सेकंड पे पहुँच गई, राइट। हाँ, तो ये चीज़ हुई। हम तो हम चेंज इन मोमेंटम हम चेक कर लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना था, इनिशियल मोमेंटम सर 0 था, क्योंकि स्पीड कितनी थी दोनों की, 0 से शुरू की हमने, राइट। चलो ओके, चेंज करते हैं इसको। सो डेल P1 इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है, हम इसका मास कितना है, 5m ले रहे हैं, सपोज 5m है, इसका कितना है, m है, तो 5m इंटू v कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड है, सो 5m इंटू 5 कितना हो गया, 25m हो गया बेटा। m ले रहे हैं हमने मास, इसको kg में नहीं लिया हमने, m में ले लिया ना, ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल रहे, थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। सो मैंने क्या किया, सिंपल 5m इंटू 5m इंटू v, मतलब मास इंटू वेलोसिटी, यही तो आपका क्या मोमेंटम होता है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है 0, सो डेल P1 कितना है आपका, डेल P1 इक्वल टू 25m, राइट। ओके, इस कार के केस में चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा, डेल P2, क्योंकि यहाँ तो स्पीड आपके 5 टाइम्स हो गई लगभग, कितना, हाँ ये 5 मीटर पर सेकंड हुई और ये हमारी 25 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल, ये ऑब्जर्वेशन हमने किससे चेक किए, कार में, और जो हमारे ट्रक में जो इंस्ट्रूमेंट लगा है उससे हमने मेजर किया इनको, राइट। तो कितना हुआ, m मास, फाइनल इनिशियल 0, फाइनल कितना है m इंटू वेलोसिटी, मास कितना है इंटू 20, मास तो m है और वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड, माइनस 0, तो ये 25m। अरे ये क्या है, यानी कि इसमें तो इक्वल आया, डेल P1 इक्वल टू डेल P2,
क्या समझ में आ रहा है? अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करते हैं सेम टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए? अगर एक फोर्स मतलब दोनों पर फोर्स सेम है और सेम टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो चेंज इन मोमेंटम हमारा इक्वल आ रहा है। यानी कि दोनों के बीच में, दैट सिंपली मीन्स कि एफ और डेल पी के बीच में कैसा है? डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जितना चेंज ये हो रहा है उतना ही चेंज ये हो रहा है, पावर में नहीं आ रहा। अगर मान लो हमारा डायरेक्ट ना होके पावर में होता है, एक्स मतलब एक को सपोज या फिर 1.5 टाइम्स का होता, 3 टाइम्स का होता, तो क्या आता कि भाई इसमें फोर्स को हमने सेम रखा है तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? 3 टाइम्स आ गया, तो वो एक अलग मैटर हो जाता। ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रही है, जितना चेंज इसको करोगे उतना ही चेंज उसको वो होगा, सीधी सीधी रिलेशनशिप बन रही है बेटा। तो ये हमें क्लियर हो गया कि फोर्स और मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के बीच में आपकी सीधी सीधी रिलेशनशिप है, और वो भी कैसी है? पॉजिटिव आ रही है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। क्लियर हो गया ना? अब तो कोई डाउट नहीं किसी तरह का भी। लेकिन हमने एक चीज छोड़ दी, अभी तक हम टाइम को कांस्टेंट लेते हुए आ रहे हैं। क्या करते लेते आ रहे हैं? टाइम को कांस्टेंट। तो इसको भी चेक कर लेते, टाइम के साथ में भी कोई चेंज होता है क्या? तो अब देखो, आप लोग क्रिकेट तो खेलते ही हो, है ना? या फिर क्रिकेट नहीं भी खेलते तो बॉल वगैरह कैच वगैरह तो हमने खूब बचपन से खूब खेलते आ रहे हैं, हाँ। तो अब क्या किया कि एक आपको बॉल, क्रिकेट खेल रहे हो, सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, और आपके पास में एक बॉल आती है, मतलब शॉट मारा किसने? बैट्समैन ने शॉट लिया, और वो बॉल आपके पास में आती है, तो आपने उसको ऐसे कैच किया। कैसे? इस तरह से कैच किया, हाथ में चोट लग गई। ऐसा होता है? हाँ, हाथ में चोट लग गई। अब क्या हुआ? आपका कोच आया, उसने कहा कि भाई इसको बॉल को ऐसे कैच नहीं करना चाहिए। हाथ में देखा कि चोट लग गई, है ना? तो क्या हुआ? ऐसे कैच नहीं करना चाहिए। तो कैसे कैच करना चाहिए? उन्होंने बताया कि जब बॉल आपके पास ऐसे आती है तो बॉल को ऐसे कैच करो, इस तरह से लंबा, मतलब हाथ को और बॉल को रेस्ट में आने के लिए क्या दो? टाइम दो, लंबा टाइम दो। जब आप ऐसे करते हो तो क्या होता है? आपके हाथ पर चोट नहीं लगती है। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ इतना सा है, सिंपल। देखो, इसमें इन्होंने सिंपल ऐसे कैच कर लिया, है ना, झट से, तो इतना सा टाइम दिया, यहाँ से और यहाँ तक आए, तो इतने टाइम में आपके जो मोमेंटम है वो यहाँ पे m भी था इनिशियली। अगर मान लो हम बॉल की मास को m मान लेते हैं और उसकी जो वेलोसिटी उस टाइम पर v है, तो फाइनली क्या हो गया? 0 हो गया, m भी 0 हो गया। और जब चेंज इन मोमेंटम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? भाई फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है आपको, तभी तो रुकेगी ना बॉल। उसके मोमेंटम को 0 कर रहे हो आप, तो आपने क्या किया? सिंपली फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है बेटा। और टाइम कितना लिया? टाइम इतना सा लिया। अब दूसरे केस में भी बॉल की वेलोसिटी कितनी है? v है, और मास कितना है? मतलब इस केस में कितना है? चेंज इन मोमेंटम कितना आया? डेल पी 1 इक्वल टू एम वी। यही आया ना चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं ना, हाँ, माइनस प्लस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की। डेल पी, इसलिए हमने एरो नहीं लगाया, वेक्टर नहीं लिया इसको, ठीक है। और सपोज इसमें टाइम कितना लगा? टाइम लगा सपोज हमारा, कितने टाइम में रोक दिया? ऐसे करके, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में है, तो हम मान लेते हैं 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड हो गई, राइट। अब दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट हमारे कोच ने बताया था कि हमें ऐसे कैच लेना चाहिए, है ना, इसका हाथ को ऐसे लंबी दूरी तक लेके जाना चाहिए। तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक का टाइम लग रहा है। मास वही है बॉल का, वेलोसिटी भी वही है, लेकिन टाइम हमने बढ़ा दिया, ठीक है। यानी चेंज इन मोमेंटम तो वही है, एम वी, और फाइनल 0। तो चेंज इन मोमेंटम आपका कितना है? डेल पी टू के इस केस में भी कितना है? सेकंड वाले केस में भी कितना हो गया आपका? डेल पी टू इजकल टू एम वी। सेम है चेंज इन मोमेंटम तो, लेकिन हमने टाइम पीरियड को यहाँ से यहाँ तक ले आए। मतलब टाइम पीरियड आपका क्या हुआ? डेल टी इजकल टू 1 सेकंड हो गया, सपोज 1 सेकंड हो गया। तो हमने इससे कितना होगा? ये 1/10 सेकंड है, मतलब इससे 10 टाइम्स हमने टाइम कितना इंक्रीज कर दिया कैच को, मतलब बॉल की वेलोसिटी को 0 करने के लिए, राइट। अब होता क्या है इस केस में? ये बिल्कुल, और ये क्रिकेट में मतलब जो हर प्लेयर को सिखाया जाता है कि कैच कैसे पकड़ते हैं, राइट। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको सबको सिखाया जाता है ये, ठीक है। तो मतलब ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, टाइम टेस्टेड प्रैक्टिस है कि अगर आप ऐसे कैच लेते हो तो आपके हाथ पर चोट नहीं लगती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने टाइम को बढ़ा दिया। फोर्स तो हमने, मतलब मोमेंटम में चेंज तो हमने उतना ही किया जितना डेल P1 है उतना ही डेल P2 है। फर्क कहाँ पर आया कि हमें चोट नहीं लगी? टाइम को बढ़ा दिया, है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि फोर्स जो हम कर रहे हैं अप्लाई, यानी फोर्स हमने कम अप्लाई किया है,
राइट? क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में चोट ही नहीं लगी। चोट लगती तो क्या होता? फोर्स हमने ज़्यादा अप्लाई किया है। दैट मीन्स कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है कि आप कितने टाइम में मोमेंटम को चेंज कर रहे हो। बात क्लियर हुई? एक बार दोबारा सोचो, किस पर डिपेंड कर रहा है फोर्स आपका? कि आप मोमेंटम को कितने टाइम में चेंज कर रहे हो। इस टाइम पर भी, टाइम ड्यूरेशन पर भी आपका फोर्स डिपेंड कर रहा है बेटा। अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है तो फोर्स कम आ रहा है, टाइम ड्यूरेशन कम है तो फोर्स आपका ज़्यादा आ रहा है। ठीक है? और चेंज इन मोमेंटम और टाइम का मतलब क्या हो गया? मतलब मोमेंटम की चेंज की जो रेट है वो, राइट? तो आपका केवल फोर्स आपका केवल मोमेंट चेंज इन मोमेंटम पर डिपेंड नहीं कर रहा, उसके रेट पर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक किया था हमने इस वाले केस में, तो क्या थी? रेट ज़्यादा थी क्योंकि हमने टाइम कम लिया और चेंज ज़्यादा किया, हमने फास्ट चेंज किया किसमें? मोमेंटम में। और यहाँ पर इस केस में हमने टाइम ज़्यादा लिया और चेंज उतना ही हुआ, तो रेट क्या हो गई? हमने ज़्यादा टाइम में कम चेंज किया, मतलब रेट क्या हो गई आपकी? कम हो गई, इसलिए हमें फोर्स कम लगाना पड़ा। क्या मतलब निकला? सिंपल सी बात है कि सर फोर्स आपका किस पर डिपेंड करता है? रेट पर भी डिपेंड करता है, चेंज इन मोमेंटम के रेट पर भी। एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाय डेल टी। ये समझ में आया हमें इस एक्सपेरिमेंट से? मतलब जो अगर हमारे पास में जब हमने रेट, जो चेंज इन मोमेंटम के रेट है वो ज़्यादा है तो फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़े इस केस में, और जब रेट कम है तो फोर्स हमें कम लगाना पड़ा क्योंकि हमारे हाथ में चोट नहीं लगी इस केस में। इस वाले केस में लग गई चोट हमारे पास हाथ में, है ना? तो दैट मीन्स हमने चोट कब लगती है? जब ज़्यादा फोर्स लगाते तब लगती है या कम फोर्स लगाते तब? अरे सिंपल सी बात है, जब डंडा तेज पड़ता है टीचर का तो फोर्स ज़्यादा लगेगी आपके हाथ पर, या धीरे पड़ता है तब? सर तेज पड़ता है तब, है ना? वैसे आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ते होंगे अच्छे से, तो डंडा नहीं पड़ता होगा। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें बात समझ में आ गई कि एफ किसके? डेल पी बाई डेल टी पर डिपेंड करता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम के रेट पर डिपेंड करता है। वेरी गुड। अच्छा, अब तक हमने देखा कि जितना भी हमने पी लिया था, मोमेंटम लिया था, और उसने डायरेक्शन में हमने उसको चेंज किया था। क्या किया था? चेंज मोमेंटम में चेंज कर उसको जीरो किया या फिर उसको मोमेंटम को बढ़ाया हमने, तो डायरेक्शन सेम थी, एक ही डायरेक्शन थी। अब हमने शुरू में बात की थी कि मोमेंटम को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं ना, मेनली ब्रॉडली दो तरीके से। कैसे? फर्स्ट बाय चेंजिंग मास, और सेकंड बाय चेंजिंग वी। और वी को, वेलोसिटी को हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके, जो कि हम देख चुके हैं वी और 2v का एग्जांपल लेके, और दूसरा उसकी डायरेक्शन को चेंज करके, है ना? हाँ, क्या? डायरेक्शन को चेंज करके। तो डायरेक्शन को चेंज करें वो कैसे एग्जांपल लेना पड़ेगा हमें? कि डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, और डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज किस तरह की मोशन में होती है? आपकी सर्कुलर मोशन में होती है बेटा। सर्कुलर मोशन करते ना, बचपन में खेलें कभी? हाँ, किससे? कि जो आपका स्टोन वगैरह कुछ, या फिर कोई भी ऐसा मेटल एलिमेंट लेके उसको टाई किया, किससे? आपकी स्ट्रिंग से, और फिर उसको घुमाया। या बॉल जो होती है, आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, देखना चाहते हो, तो बिल्कुल कुछ नहीं है, एक आपकी टेनिस बॉल लो और उसको स्ट्रिंग से टाई करो उसमें होल करके, और फिर आपको उसको रोटेट करके देखो बेटा। ठीक है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल कर सकते हो। तो हमने क्या काम किया इसमें? देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने v को तो कांस्टेंट रख लिया यहाँ पर, ये कर रहे हैं, ये हमने ऐसे ऐसे इसको रोटेट किया, तो v को कांस्टेंट रख लिया, लेकिन v की जो डायरेक्शन है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, इस तरह की मोशन है, तो यहाँ पर एक बार तो v यहाँ पर है, फिर v की डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ पर आया तो v की डायरेक्शन ये होगी। कैसे होती है? टेंजेंट होते हैं ना v की डायरेक्शन। वेरी गुड, समझ में आ रहा था ना? यहाँ पर आया तो ऐसे होगी डायरेक्शन, इस पॉइंट पे आए तो आपका ऐसे होगी, इस पर टेंजेंट बनेगा, सर्कुलर मोशन होगी। ठीक है, तो v की मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भी जो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमने सेम रखा है। बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उस केस में क्या हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? सोचो, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा क्या? अभी तक तो हम सीधा सीधा कह रहे थे कि भाई हमारा चेंज, मोमेंटम में चेंज हुआ तो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बदल जा रही है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी
और बाद में हमें पता चला कि एफ इज नॉट ओनली प्रोपोर्शनल टू डेल पी बट इट इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाई डेल टी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम v की डायरेक्शन को भी चेंज कर रहे हैं तो क्या हमें फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेल मतलब p जो है मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड नहीं, v की डायरेक्शन के साथ में चेंज हो रहा है बेटा। इसीलिए तो जब हम बॉल को ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रिंग में टेंशन आएगी, और वो जो मतलब फोर्स जो वो कहाँ से आ रही है टेंशन? वो आपका मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, उस मोमेंटम चेंज की वजह से जो हमें फोर्स चाहिए उस मोमेंटम को चेंज करने के लिए, वो फोर्स आपके स्ट्रिंग की जो टेंशन है उससे उसको मिल रहा है। अदरवाइज क्या करेगी? आपकी बॉल जैसे आप इसको रोटेट करोगे, आप स्ट्रिंग को कट करके देखना, बॉल सीधी भाग जाएगी, दूर भाग जाएगी, है ना? ये होता है, बिल्कुल है, सिंपल से एक्सपेरिमेंट है। तो ये हमें लेकिन समझाता काफ़ी सारी बातें हैं। तो अब हमने देखा कि जैसे ही हमने इसको v वेलोसिटी से हमने रोटेट किया तो आपका फोर्स हमें क्या करना पड़ रहा है? कोई फोर्स F अप्लाई करना पड़ रहा है। कहाँ से? हमारे हैंड से। किस पे? स्ट्रिंग पे जा रहा है, और स्ट्रिंग से आपके बॉल पे जा रहा है। बॉल इस वजह से बॉल आपकी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, और इसमें v कॉन्स्टेंट है आपका, v कॉन्स्टेंट रखा, चेंज क्या हो रहा है? उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है v की, राइट? पहले यहाँ थी, फिर ये हो गई, फिर ये, ऐसे ऐसे चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो हमें फोर्स अप्लाई, मतलब मोमेंटम चेंज हुआ, फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ रहा है, राइट? अगर अब हम बॉल की स्पीड को इंक्रीज कर दें, स्पीड हमने क्या कर दी? इंक्रीज कर दी, तो क्या होगा? उस केस में आपका फोर्स बढ़ेगा हमारे हाथ पर या कम होगा? स्ट्रिंग में टेंशन बढ़ेगी या कम होगी? एक्सपेरिमेंट करके देखना। जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप समझ जाओगे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रिंग में जो टेंशन है, फोर्स है, वो बढ़ जाएगा बेटा। जितना तेज घुमाओगे उतना ही आपको हाथ में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, हाथ में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। सिंपल है। और इस केस में क्या करें? अगर आप छोटा भी वो करते हो, सर्कल अगर आपका छोटा बन जाता है, धागा आपकी स्ट्रिंग छोटी करते हो, तो अभी आपको और तेज घुमाना पड़ेगा। तो v अगर हम चेंज करते हैं तो फोर्स क्या होता है? बढ़ जाता है, राइट? समझ में आया? तो इस केस में हमारी वेलोसिटी सपोज v1 है। जब हमारा क्या था? सर्कल बड़ा था, स्ट्रिंग बड़ी थी हमारी, हमने स्ट्रिंग को छोटा किया, तो इस केस में क्या हो गया? वेलोसिटी v2 हो गया, यानी हमारी रेडियस भी घट गई सर्कुलर मोशन की, और यहाँ पर स्पीड बढ़ गई। तो v2 इज ग्रेटर देन v1। और हमें सिंपल ये तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया कि स्ट्रिंग में टेंशन ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ा। और अच्छा, एक चीज़ और बताओ मुझे, जब वेलोसिटी आपकी कम है, मतलब स्पीड कम है, तो फास्ट चेंज होगा डायरेक्शन में बॉल की में, या फिर जब वेलोसिटी आपकी स्पीड ज़्यादा है तब चेंज ज़्यादा होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, जब आपकी स्पीड ज़्यादा है उस टाइम पर फास्ट चेंज होगा। किसमें? आपकी v की डायरेक्शन में। और v की डायरेक्शन में फास्ट चेंज हो रहा है, इसका मतलब उसकी जो मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम के रेट क्या हो गई? ज़्यादा हो गई बेटा। और इसीलिए उस केस में हमें फोर्स क्या करना पड़ रहा है? ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है। यानी हमारी जो F है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डेल P बाई डेल T। क्लियर हुई बात? अगर क्लियर नहीं हुई, अभी भी अगर चूक गए, तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा क्या करना, वापस बैक में जाना और फिर वापस समझना इसको। ठीक है, बाकी समझ में आ गया होगा। बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल नहीं है। दैट मीन्स कि हम मोमेंटम को किसी भी तरह से चेंज कर दे, हमारा फोर्स जो अप्लाइड फोर्स है वो चेंज हो जाएगा। तो अब हमें ये बात पक्का हो चुकी है कि हमारा जो ऐप है, मतलब डेल पी और बाई डेल टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम की जो रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल में है? ऐप के प्रोपोर्शनल में है। और न्यूटन साहब इसी तरह से एक्सपेरिमेंट करके यहाँ तक पहुँचे, और उन्होंने आपका क्या दिया? आपका ये लो दिया कि हमारा जो ऐप है भाई, ऐप आपका ऐप इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाई डेल टी। दैट मीन्स कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स कौन सा होता है? नेट फोर्स है। उस डायरेक्शन में ध्यान रखना, नेट फोर्स, सभी जितने भी फोर्स उस पर काम कर रहे हैं बॉडी पर, उसका उन सब का वेक्टर सम आपका नेट फोर्स होता है। और वो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में? ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है सर, है ना? हाँ, तो उस डायरेक्शन में ही हमने क्या लिया है? अप्लाइड फोर्स। हम उसको अप्लाइड फोर्स बोल रहे हैं अभी ना। ठीक है, तो एफ आपका एफ इज प्रोपोर्शनल टू, या एफ नेट बोल दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी बाई डेल टी। सो हम प्रोपोर्शन के साइन को उठाने के लिए क्या करते हैं? कोई कांस्टेंट लेते हैं। सपोज लेट अस इट इज के डेल पी बाई डेल टी। ओके, हाँ, ये रिलेशनशिप हमारे पास में आ गई जो न्यूटन साहब को मिली। अब इसमें देखो, अगर टाइम का जो वेरिएशन है, यहाँ पर हमने टाइम का वेरिएशन लिया है,
5 सेकंड लिया था, 10 सेकंड लिया था। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम वेरिएशन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में है, यानी कि डेल टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, सो ये क्या हो जाएगा आपका एफ इज लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, सो डेल पी बाई डेल टी, और के आपका कांस्टेंट है, राइट। तो हमने यहाँ पर वैसे के की जो है हमने फोर्स की यूनिट डिफाइन नहीं की है, तो हम के को क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं। कांस्टेंट अगर के की वैल्यू मैं 1 कर लेता हूँ तो आपका के हट जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, राइट। ओके, और लिमिट अगर मैथ में, अगर आपको थोड़ा आपने मैथ पढ़ी है, देखा है, तो आपको ध्यान होगा कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, डेल पी बाई डेल टू का मतलब होता है डी पी बाई डी टी, है ना। हाँ, सिंपल सा मतलब है बेटा मैथ का। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप सिंपल इतना ध्यान कर लो कि ये होता है एफ आपका डी पी बाई डी टी हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब ये हमें समझ में आ गया कि जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा है अप्लाइड फोर्स। यही न्यूटन साहब को मिला। और अब यहाँ से हमें देखते हैं कैसे कैसे वेरी करता है। हमने देखा था कि एम में वेरी करने से होता है पी वेरी, और अब ना किस में, वी में, वेलोसिटी में चेंज करने से होता है एफ इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, पी को लिख सकते हैं सिंपल एम वी। अब हम मान लेते हैं पहला केस हमारा क्या, कि भाई हमारा एम तो कांस्टेंट है। फर्स्ट केस, इफ एम इज कांस्टेंट, तो क्या चेंज हो रहा है हमारा, ऑब्वियसली सर हमारे वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो एम डी वी बाई डी टी, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया इससे, ठीक है। और डी वी बाई डी टी हम जानते हैं क्या होता है सर, एक्सेलरेशन होता है, पार्टिकल का कह लो या बॉडी का कह लो या सिस्टम का कह लो। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया, जो कि न्यूटन्स लॉ का सबसे जनरलाइज और सबसे ज़्यादा काम में आने वाली इक्वेशन है। ये वाली इक्वेशन, ये हमारी एफ इज इक्वल टू एम में। क्या मतलब है इसका सिंपल मतलब इतना सा है कि अगर कोई बॉडी जो एक्सलेट कर रही है तो वो उस पर क्या होगा, उसके जो नेट फोर्स है, मतलब जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उसका वेक्टर सम, और उसका रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, राइट। तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, वो कैसे डिफाइन करते हैं कि वो जो एफ नेट है दैट इज इक्वल टू मास टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, राइट। उसका जो एक्सेलरेशन है वो इनटू उसका मास बॉडी का या उस पार्टिकल का, और वो किसके इक्वल है, नेट फोर्स के इक्वल है बेटा। ये हमारा सबसे सिंपल, सबसे मतलब ज़्यादा यूज होने वाली इक्वेशन है न्यूटन की। सेकंड, ये समझ में आ गया। अगर हमारा ऐसे भी केस हो सकते हैं सर जिसमें कि एम कांस्टेंट ना हो, एम चेंज हो, बिल्कुल हो सकते हैं, ऐसे फिजिक्स में आपको मिल जाएंगे। चलो इसको भी देख लेते हैं हम। ये दूसरा केस ले लेते हैं हम। इफ क्या v इज कांस्टेंट, अगर v को कांस्टेंट कर दिया तो a नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, आपका m में चेंज आ रहा है ना, ऐसा है नहीं। v अगर आपका m कांस्टेंट नहीं है, m चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली v भी मतलब वेरी करता है बेटा, लेकिन वो अलग तरीके से वेरी करता है, ठीक है। उसको देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अगर हम v को क्या कर लेते हैं, मान लो v कांस्टेंट है हमारा, तो इस केस में क्या आ जाएगा, v आपका बाहर आ जाएगा, और f क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू v dm बाई dt। मतलब जैसे जैसे ये आपका m कम हो रहा है, अगर m कम हो रहा है तो f की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कि वो v कांस्टेंट रखना है आपको। और अगर f dm क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसमें कोई चीज़ आके करी। अच्छा, किस तरह का एग्जाम्पल हो गया, चलो इसको ले लेते हैं। देखो इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। ये वाला केस है, जैसे इसमें क्या हुआ कि भाई आपका एक ये कार्ट है जिस पर एक सीमेंट का बोरा रखा हुआ है, सीमेंट सैक रखा हुआ है, और इसमें से क्या हुआ, गलती से लीक कर रही है सीमेंट। उसने रखते टाइम पे क्या किया कि भाई यहाँ से जैसे उसको उठा के रखते हैं तो उसने यहाँ पर एक होल कर दिया, राइट, होल हो गया गलती से। तो अब ये इसको कैरी करना है, साइड तक लेके जाना है जहाँ पे काम चल रहा है। तो ये क्या करते हैं, लीक गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। तो इसकी क्या हो रहा है, एम आपका कम हो रहा है, और कार्ट की स्पीड तो क्या होगी भाई, वी होगी। कार्ट की स्पीड वी है ना, और फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है इस पर। किसको फोर्स,
फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है वी को कांस्टेंट रखने के लिए? क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करना है। तो इस तरह का जो केस हो गया, इस तरह के केस को डील करने के लिए क्या होगा, हमारी ये इक्वेशन होगी एफ इजकल टू वी इंटू डी एम बाई डी टी। अच्छा, अब क्या करें, थर्ड केस जो हो गया हमारा, थर्ड केस भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है सर थर्ड केस? थर्ड केस में अगर दोनों ही कांस्टेंट ना हो, दोनों ही वेरी कर रहा हो, क्या क्या वेरी कर रहा हो, दोनों कौन से, आपका m भी वेरी कर रहा है और v भी वेरी कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, f इजकल टू डी एम वी बाई डी टी। तो क्या करेंगे, पहले हमें एक का डिफ्रेंशिएशन करने का मेथड सिंपल सा है ना। हाँ सर, फर्स्ट को एक को बाहर निकाल लो और दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर दो, m डी वी बाई डी टी प्लस फिर दूसरे को बाहर निकालो और फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एम बाई डी टी। अगर दोनों वेरी कर रहे हैं तो ये आपका f आ गया। ये कोई कौन सा होता है, जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं उसमें जैसे जैसे रॉकेट ऊपर उठता है तो वैसे आपका v भी वेरी करता है और मास आपका रॉकेट का क्या होता है, कम होता जाता है। नहीं तो इतनी भारी रॉकेट कभी पहुंच नहीं पाएगी और इनिशियल थ्रस्ट उसको मिल नहीं पाएगा। तो इनिशियल थ्रस्ट देखा हो आपने कभी रॉकेट लॉन्च को, उसमें साइड में भी रॉकेट लगे, तो छोटे रॉकेट लगे होते हैं। जो मेन इंजन होता है ना, मेन रॉकेट होती है, उसके साइड में भी रॉकेट लगे होते हैं। वो किस लिए होते हैं, वो उसको इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं और उसके बाद में फिर वो नीचे गिर जाते हैं। और वैसे भी जैसे रॉकेट निकलती है तो उसकी जो बर्न आउट, मतलब उसका जो फ्यूल होता है वो क्या करता है, गैस में कन्वर्ट होकर, मतलब बर्न आउट होता है और वो गैस में नीचे की तरफ निकलता है। वो न्यूटन थर्ड लॉ पे आ जाएगी बात। चलो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।